सो गाइज आज हम क्लियर करेंगे प्रो रैटा ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। प्रो रैटा ऑफर को हम प्रोपोर्शन ऑफरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये समझ लीजिए। पहले हम समझते हैं व्हाट इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वर्तमान अंशधारी कौन होते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, या आपकी कोई शॉप है, सो आपके शॉप में कोई ऐसी ब्रांड आता है जिससे आप उसको ही दिखाते हो जो कि आपके पुराने कस्टमर हैं। मान लो आपके कस्टमर कैच का मिर्च मसाला लेकर जाते थे। अगर कोई आई है, कोई न्यू ब्रांड आ गई है, ठीक है, अगर हम मान लो डाबर की आ जाती है कोई ब्रांड, आप बोलोगे मैम ये बहुत अच्छी है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आपको कैच से बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। देन क्या करेगा, जो आपका पहले से ही कस्टमर है उसको आप पर बिलीव है, तो वो आपको क्या करेगा, उस सामान को खरीद लेगा। ठीक है, सो पहला आपका क्या राइट बना, आप उसके सामने अपना न्यू प्रोडक्ट शो कीजिए जो कि आपके पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो आप पे पहले से भरोसा करेंगे। ऐसे ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जो कि कंपनी में पहले से ही होते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी न्यू है जिसको एक्स्टैब्लिश अभी 2 साल 1 साल हुए हैं, उसका कोई शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि आप खुद सोचिए कोई उसमें इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता क्या पता कंपनी डूब जाए। लेकिन अगर कोई पुरानी कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर होंगे, उन्हीं को हम बुलाते हैं वर्तमान अंशधारी। और कोई भी अगर हम शेयर न्यू अलॉट करते हैं, अगर हम न्यू प्लानिंग कर रहे हैं फंड रेस के लिए, सो हमारा ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने जितने भी शेयर है, जितने भी हम अलॉट करेंगे, वो क्या करें, सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सामने ही प्रस्तुत करें। अगर ये उस शेयर को रिजेक्ट कर देते हैं, देन उस शेयर को हम फिर दूसरे न्यू शेयर होल्डर के पास दे देते हैं, या फिर प्रोपराइटर के पास अंडर राइटर के पास दे दें, किसी के पास भी दे सकते हैं, वो कंपनी का अपना पॉइंट है। तो प्रो रैटा ऑफरिंग होता है प्रोपोर्शन ऑफरिंग, मीन्स जो भी आप शेयर इशू करते हैं उसको आपने शेयर होल्डर के बीच में एक पूरे को बराबरी में बांटना है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास 10 शेयर होल्डर है तो मैं इनके सामने, अगर मान लीजिए मैं 8 लाख का शेयर फंड रेज करना चाहती हूँ, तो मैं इनको इक्वली बोलूँगी, मैं इक्वली ध्यान दूंगी पूरे कि आप इसमें से शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी कि 5 के सामने तो मैंने शो कर दिया और 5 के सामने नहीं किया, मैं इक्वली प्रपोर्शन करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे शेयर होल्डर, मैं जैसे मान लीजिए एक मदर के सामने अगर कोई खाना है थोड़ा सा भी, तो वो भी उसको इक्वली प्रपोर्शन करेंगे कि ये हर बच्चे का इक्वली पेट भर जाए। सो ऐसे ही कंपनी भी उस शेयर को क्या करेगी, प्रो रैटा ऑफरिंग से सबको बराबर अनुपात में बांटेगी। ये नहीं कि किसी एक ही शेयर होल्डर को दिखाया उसी को सारे बेच दिए। कंपनी का ये रूल है कि वो सबको दिखाए, उसके बाद मर्जी है कि कोई भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, और ऐसी कंपनी करती क्यों है, सबसे पहले इतिहास में चलते हैं। इतिहास ज़्यादा मैं आपको कोई सन वगैरह नहीं करवा रही हूँ, जस्ट हम देखते हैं थोड़ा सा वर्ड। अगर कंपनी ये चाहती है कि वो अंश को जारी करके, शेयर को जारी करके फंड रेस करे, और या तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है कि अगर आपकी कोई कंपनी थी, आपने 8 लाख के शेयर इशू किए, आपने बोला कि 8 लाख का आपने फंड रेस करना है, सो शेयर होल्डर ने क्या किया, सिर्फ 6 लाख का क्या किया, आपसे शेयर खरीद लिया। लेकिन जो बाकी 2 लाख बचे वो कहाँ गए, तो आपके 2 लाख में कमी हो गई। अब आपको 2 लाख का अलग से या तो डिबेंचर इशू करना पड़ेगा या कुछ भी आपको करना पड़ेगा, वो आपकी कंपनी के रूल पे डिपेंड करता है। सो कंपनी का ऐसा करती है कि वो ऐसा कोई काम करे, ऐसे शेयर होल्डर लेके आए कि ये जो डिफरेंस है ये कम हो सके। ठीक है, एक तो ये हमारा हो सकता है, और वो अब किस अनुपात में बांटे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मान लीजिए किस वे में, किस रेशो में बांटे। ये भी फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बताया। सेकेंड पॉइंट हम कर रहे हैं रेशियो का पॉइंट। रेशियो का पॉइंट होता है पेड अप कैपिटल, याद रखिएगा। पेड अप कैपिटल और जो न्यू शेयर है उसका रेशो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने पहले आपके टोटल शेयर होल्डर को आपने 7 लाख का ऑफर किया था, देन आपकी अभी भी आप 7 लाख का ही करोगे। ठीक है, सो पेड अप कैपिटल और इसके जो आप न्यू शेयर अलॉट कर रहे हो, इसके बीच में बिल्कुल अनुपात बराबर होना चाहिए। ये जस्ट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, इतना कुछ लिख के नहीं आना। प्रो रैटा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में बस इतना ही याद रखिएगा आप।
उसके बाद अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको रूल याद है, उसको शेयर स्टॉक एक्सचेंज में पहले इन एडवांस बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है, शेयर को इशू कर रही है। और ये रूल आता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 62 के अंदर। देखिए एक बात और याद रखिएगा, अगर कंपनी ने शेयर इशू कर रही है तो वो शेयर होल्डर की परचेजिंग पावर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई एक शेयर होल्डर है, उसने हमारा 2 लाख के शेयर लिए हुए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको 3 लाख का करेंगे तो वो नहीं खरीद सकता, उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, बेचारा गरीब है, ऐसा रूल नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि शेयर होल्डर का मूड है, मूड इन द सेंस वो इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं। मान लीजिए वो 2 लाख में ही रो रहा हो तो वो क्यों आगे 3 लाख फंसाएगा। हमने यहाँ परचेजिंग पावर नहीं देखनी, उसका थॉट ऑफ माइंड देखना है, प्रोसेस देखना है उसके दिमाग का कि वो क्या हमारी कंपनी के बारे में सोचता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने आपको सिर्फ आप प्रो रेटा ऑफ़र और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और इनको मिला के अगर अलग से भी दिखाएंगे सो आप ये आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बट एक बात याद रखिएगा कि जो कंपनी अभी दो साल ही हुए हैं उसको, या फिर उसको अपनी इशू कोई भी शेयर को अलॉट करते हुए 1 साल हुआ है, तो उस पर सेक्शन 62 नहीं लगता। और एक बात और याद रखिएगा कि सेक्शन 62 के अंदर इशू ऑफ शेयर इन कॉन्ट्रवेंशन, इसमें कभी भी ये सिर्फ एक शेयर होल्डर की इच्छा पर वॉइडेबल होता है। मींस अगर कोई कंपनी सेक्शन 62 फॉलो नहीं करती तो ऐसा नहीं है कि उसको दंड मिलेगा, बस उसको मींस आपके जब रूल बना है तो शेयर होल्डर इसका विरोध कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। और आता है इसके पॉइंट आगे कि नोटिस टू ऑफर, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रोराटा का मीनिंग मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। नाउ नोटिस टू ऑफर, नोटिस कैसे देना है आपको, मैक्सिमम शेयर होल्डर को 15 दिन दीजिए, मिनिमम 15 दिन दीजिए और मैक्सिमम 30 डेज दीजिए। वो अपना निर्णय बताएगा आपको क्या वो शेयर लेना चाहता है। ये आता है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 62 सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंग कि नोटिस टू ऑफर कैसे देना है। आप उनको लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है, कि हमने इशू किया है, आप लेना चाहते हैं, और उनको अपना निर्णय बताने में कम से कम आपको 30 डेज का टाइम देना है। उसके बाद है कि नोटिस टू कंटेन राइट टू रिनंसिएशन। रिनंसिएशन होता है परित्याग। यदि कोई भी पर्सन अपने शेयर का कोई जो भी शेयर है उसका कुछ पार्ट किसी को भी अपने स्वयं के नाम पर किसी को दे देता है, उसका परित्याग कर देता है, तो हम ऐसा तो ये भी चल सकता है, बट माइंडेड कि वो ऐसा रूल कंपनी का बना हो 6A के अंदर आता है। मींस किसी और को आप अपने नाम से शेयर दे सकते हो, बट ये रूल आपका परित्याग कर सकते हो, रिनंसिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्ड्स पावर ऑन रिफ्यूज़ल बाय शेयर होल्डर। अगर क्या बोर्ड की पावर है अगर शेयर होल्डर शेयर्स को रिफ्यूज़ कर देते। मैंने आपको बताया ऐसा कोई परचेजिंग पावर पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके बोर्ड पावर को ये ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने किसी को मिर्च दिखाई थी, हमने अपने कस्टमर को, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं भाई, हम किसी और को बेच देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये राइट था कि आप हमारे पुराने कस्टमर हो तो हमने आपको दिखाया। तो ऐसे ही कंपनी में होता है कि ऐसे अगर आपने शेयर को दिखाया तो बस आपका काम है आप दिखाइए। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने नहीं लिया तो आपको फंड ही नहीं देगा, आप दूसरे मेथड न्यू शेयर होल्डर्स को ढूंढिए, ठीक है। सो ये बोर्ड पावर वो काम करेगी जो कि कंपनी के हित में हो, जो कि कंपनी से जिसको फ़ायदा हो, ठीक है। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगी। बोर्ड पावर आपको आई होप सो पता ही होगा, ठीक है। सो बस इसमें इतना ही था। उसके बाद आता है क्या क्या एक्सेप्शंस है। देखिए ये थोड़ा सा मैंने वर्डिंग्स छोटा करके लिखा है, मे बी आपको समझ आ जाएगा क्योंकि इसके बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट है। मुझे जो जो छोटा छोटा लगा मैंने आपको करवा दिया, आप समझिए उसको, अपने पॉइंट में लिखिए, बुक टू बुक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या क्या एक्सेप्शंस है, क्या किस किस कंडीशन में एग्जिस्टिंग जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनके सामने शेयर को प्रस्तुत करना कंपल्शन नहीं होता। स्पेशल एक्ट अगर आपने जर्नल मीटिंग के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि हमने भाई अगर हमने बनाने हैं तो हम पुराने शेयर होल्डर को नहीं पूछेंगे, हम न्यू शेयर होल्डर को ढूंढेंगे। सो उस केस में आपका ये रूल चल सकता है। उसके बाद आता है परमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने जर्नल मीटिंग में नहीं बताया, आपने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त कर ली
तो आप उस कंडीशन में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के सामने शेयर प्रस्तुत नहीं करोगे। वही एक मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी के अगर 2 ही साल हुए हैं बने हुए, या शेयर को अलॉट किए हुए केवल 1 वर्ष हुए हैं, तब भी आपकी कंपनी पर ये रूल लागू नहीं होता। उसके बाद है कि अगर शेयर होल्डर ही मना कर दे, ठीक है, अगर शेयर होल्डर ही मना कर दे कि भाई मैंने ख़रीदना ही नहीं है तुम्हारे शेयर, तो उस कंडीशन में भी आप शेयर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर नहीं दोगे। नेक्स्ट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उस पर भी ये रूल नहीं लगता, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको एक्सेप्शंस में याद करना है, और बहुत इजी है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप सो मैंने आपको इस वीडियो में सारा क्लियर करवाया हो। अगर गलती से कुछ गलत बोल दिया हो तो बहुत स्पीडली वीडियो बनानी पड़ती है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो डोंट माइंड इट, आप जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी रखिए, और नॉलेज के लिए आप मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर आगे ओवरकम करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।